हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी हम लोग बात करने जा रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसमें टोटल हम लोग 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो विशेषताएं हैं, संविधान के जो प्रमुख विशेषताएं उसको इसमें मेंशन किए हैं। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को आप आंसर लिखेंगे या फिर अगर आप संविधान के बारे में संविधान से रिलेट करके अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको इसमें से ऐसे अगर लिखते हैं तो बहुत सारे फीचर्स को और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आंसर लिख रहे हैं टू द फैक्चुअल पॉइंट पे लिख रहे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसका मुख्य मुख्य बिंदु को आप उठा सकते हैं। तो आज हम लोग इस लेसन में बात कर रहे हैं फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर जो हमारा वो है भारतीय संविधान का, वो है कि इस देश का जो संविधान है वो लेंदिएस्ट है, मतलब काफी विस्तृत है और साथ साथ ये हमारा लिखित संविधान है, रिटन फॉर्म है। अब विस्तृत का मतलब क्या होगा? विस्तृत का मतलब कि इस देश का संविधान काफी बड़ा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चीजों को इसमें ऐड किया गया है। जब इसमें संविधान बन रहा था उस समय इसमें 395 आर्टिकल्स डाले गए थे 1949 में, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। 22 पार्ट में डिवाइड किया गया था और टोटल 8 अनुसूची था। लेकिन इसमें देखेंगे 2019 में इसमें परिवर्तन हुआ और अभी 470 आर्टिकल्स हैं, 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं। 25 भाग में डिवाइड किया गया है और 12 जो है अनुसूची है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जब इतने सारी चीजों को आप डालेंगे तो स्वाभाविक है जो हमारा जो इस देश को चलाने के लिए जो प्रमुख दस्तावेज है जिसको हम लोग संविधान कहते हैं वो स्वाभाविक है बड़ा होगा। बड़ा होने का जो कारण है उसको संक्षेप में समझे तो कारण, एक पहला कारण तो ये है कि चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी अलग अलग संस्कृति है अलग अलग कोने में। तो इसकी वजह से ऐसा हो कि इस देश का जो संविधान ऐसा होना चाहिए कि इस देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करने की बात की, मतलब कोई भी इस देश के ऐसा नागरिक नहीं हो जिसको कि लगे कि इस देश का संविधान जो हम लोग को अगेंस्ट में है। मतलब सभी लोगों को धर्मों का, संस्कृति का रक्षा करना हमारे पास जरूरी था। तो स्वाभाविक सभी को हितों की जैसे ही बात करेंगे तो थोड़ा विस्तृत हो जाता है। तो ये एक हो गया। दूसरा चीज है कि वहां पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो संविधान सभा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें बहुत सारे वकील थे और स्वाभाविक वकील थे। तो अलग अलग मुद्दा पे डिस्कस हुआ कि क्या क्या संविधान में डाला जाए और डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद बहुत सारे पॉइंट बाहर निकल के आए जो कि इस देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी थे। उन सारे पॉइंट्स को इसमें कोडिफाई किया गया, इसमें ऐड किया गया और इस तरह से हमारा संविधान एक विस्तृत रूप लिया। उसके साथ साथ हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ऐसा नहीं कि भरबली है, हमारे पास सब चीज का एक लिखित है और ये हमारा संविधान का प्रमुख विशेषता है। दूसरा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब लचीला भी, हमारा देश का संविधान लचीला भी है और हार्ड भी है। हार्ड और लचीला को डिफाइन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 368 है जो कि भारतीय संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। इसके तहत दो प्रक्रिया होती है, एक होता है जिसमें कि संसद के द्वारा अगर पास कर दिया गया तो कानून बन गया, और दूसरा है संसद के द्वारा पास कर दिया गया लेकिन उसके अलावा राज्यों से भी सहमति, 50% जिस देश में टोटल राज्य है उसका 50% से ज्यादा राज्य अगर इस बात पे सहमत होते हैं तब जाके इसमें संशोधन किया सकता है। तो मतलब इस देश के संविधान को संशोधन करना आसान भी है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन साथ साथ रिजिडिटी भी है, मतलब कुछ चीजें हैं जिसको कि संशोधन नहीं किया सकता। तो ये दोनों फीचर्स आपस में समेटे हुए हैं। तीसरा फीचर है फेडरल सिस्टम एंड विथ यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि हमारे देश में जो संविधान है वो डिफाइन करता है कि एक सेंटर में सरकार होगी, एक स्टेट में सरकार होगी। यानी सरकार का जो पावर है वो दो भाग में कैटेगराइज किया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। सिर्फ सेंटर ही नहीं बल्कि उसको एक और जो होगा वो राज्य में होगा। तो इसको कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था को बनाया गया। लेकिन इसमें देखा गया कि बहुत जगह यूनिटरी बायस्ड है, मतलब इसमें संघ ज्यादा हावी हो जाता है। किस मामले में? जैसे कि हमारे पास सिटीजनशिप की बात करें तो हमारे देश में एक ही नागरिकता है। अब एक नागरिकता है तो वो हमारा सेंटर यहाँ पे हावी हो जाता है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो कि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह चुनाव करवाता है और वो एक ही है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका सुपरमेसी है, मतलब केंद्र ज्यादा बायस्ड है, केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज है, यूनियन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिफाइन करती है कि हमारा देश का जो संविधान है वो हमारा क्या कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर तो है ही, साथ साथ यूनिटरी भी है, मतलब कि वो एकात्मक सरकार का भी बात कर रहा है। चौथा फीचर्स आ गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब इस देश का संविधान
डिफाइन करता है कि इस देश में सरकार जो चलेगी वो संसदीय प्रणाली पे होगी। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया था। और इसमें क्या होता है कि सभी इस देश के जो सभी कोने से जो चुन कर प्रतिनिधि जो आते हैं वो एक हाउस में बैठेंगे, और एक हाउस में बैठने के बाद में जो उनके हितों में या इस देश के हितों में जो चीजें हैं उनके बारे में बात होगी, वहां पे बहस होगी, सभी का सहमति लिया जाएगा। उसके बाद में फाइनल वहां से कुछ कानून बनेगा सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद में उसको इस देश में लागू किया जाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म है, मतलब वहां पे संसदीय प्रणाली और वहां पे मंत्रिमंडल होता है जो कि सबका अलग अलग कार्य डिवाइडेड है, और वो मंत्रिमंडल जो है उस जो सरकार है वो मंत्रिमंडल के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पांचवा देखें, और पार्लियामेंट्री फॉर्म हमारे स्टेट में भी है और सेंटर में भी है। सेंटर में संसद हो गया और स्टेट में हो गया विधानमंडल। पांचवा हो गया पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है कि संसद के द्वारा जो नियम कानून बनाया गया है वो पूरे देश पे लागू होगा और ये बिल्कुल स्वतंत्र किसी के प्रभाव में आके ये नहीं बनाया जाता है। तो पार्लियामेंट का यहाँ पर संसद की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी पावर है, वास्ट पावर है। लेकिन इसके साथ साथ देखा गया कि जुडिशियरी जो है उसको जो है सुप्रीमेसी दिया गया है, मतलब संविधान को डिफाइन करने का जो अधिकार है वो दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। यानी कोर्ट डिफाइन करेगा कि हमारा संविधान क्या कहता है। संविधान की भाषा अगर नहीं लोगों को समझ में आती है, आम पब्लिक को नहीं समझ में आती है कि क्या कहा गया है, इसको डिफाइन करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है और हाई कोर्ट का है। तो यहाँ पर देखा गया कि जुडिशियरी को सुप्रीमेसी है। तो जो लेजिस्लेटिव होगा, हम लोग जानते हैं कि इस देश को चलाने के लिए जो प्रमुख तीन अंग है, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी। मतलब लेजिस्लेटिव नियम कानून बनाता है, एक्सिक्यूटिव उस नियम कानून को पालन करवाता है, और जुडिशियरी जो है वो ठीक से नियम कानून पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका देखभाल करने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है जुडिशियरी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियरी सुप्रीमेसी है। नेक्स्ट हो गया फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात किया जा रहा है। तो मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और मौलिक अधिकार, जैसे ही इस देश की आपको नागरिकता मिलती है, जैसे ही आप इस देश के नागरिक बनते हैं, तो सर्टेन राइट्स जो है, कुछ आपको मौलिक अधिकार दिया जाता है जो इस देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध है। और इस अधिकार को किसी भी हालत में नहीं सस्पेंड किया जा सकता, किसी भी हालत में इसको रोका नहीं सकता, एक्सेप्ट जब इस देश में इमरजेंसी लागू होती है, तब फंडामेंटल राइट आपका मौलिक जो अधिकार है वो काम नहीं करेगा। लेकिन इस दौरान भी दो है आर्टिकल, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो अनुच्छेद जो है वो इमरजेंसी के दौरान भी काम करेगा, जो हमारा राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार। सातवां हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में जब इसको डाला गया था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके बारे में बोला था कि ये हमारा दरअसल इस देश को कैसे कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, वेलफेयर स्टेट बनाया जाए, उनके लिए जो महत्वपूर्ण एक तरह से निर्देश दिया गया है। तो ये हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक कल्याणकारी राज्य को गठन करने के लिए इसको बनाया गया था। एट्थ हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब चूंकि हमारा देश हमें अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है, तो स्वाभाविक है हमारा जिम्मेदारी भी तय करता है, मौलिक कर्तव्य भी होनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटी, हालांकि जब भारत में संविधान लागू हुआ तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, लेकिन 1976 में जब इसको संविधान संशोधन किया गया 52nd, तो उस समय इसको ऐड किया गया और फंडामेंटल ड्यूटी के लिए जो अलग से आर्टिकल एक बना दिया गया जिसका नाम है 51A। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, जिसमें कि हमारे कर्तव्य को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है नाइन्थ में सेकुलर स्टेट। तो भारतीय संविधान जो है वो डिफाइन करती है कि ये देश हमारा सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है, हालांकि सेकुलर ये टर्म जिसमें संविधान बना था उसमें नहीं था, बाद में इसको प्रियम्बल में संविधान में सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष को ऐड किया गया। धर्मनिरपेक्ष को डिफाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि इस देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि इस देश में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों की रक्षा किया जाएगा संविधान के द्वारा। यानी सभी धर्म जो है, जो भी है फॉलो कर रहे हैं उसको रक्षा किया जाएगा, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट किया जाएगा। यानी इसको समझ सकते हैं कि सेकुलर स्टेट का मतलब होता है सभी धर्म के लोग एक साथ आपस में बिना किसी विद्वेष भाव से रह सकते हैं। इसी को डिफाइन किया गया कि हमारा देश जो है वो सेकुलर स्टेट है। 10th हो गया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब इसको कह सकते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
तो सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसमें किसी वर्ग या किसी क्लास या किसी महिला पुरुष इस तरह को डिफाइन नहीं किया गया। इसमें बोला गया है इसके लिए एक सर्टेन एज लिमिट कर दिया गया। अभी जो एज है वो है 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल से ज्यादा होते हैं तो आपको इस देश में वोट देने का अधिकार है, चाहे आप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट एंड रिलीजन और जेंडर, आप महिला हैं, पुरुष हैं, किसी धर्म के हैं, किसी जाति के हैं, इस देश के एक नागरिक हैं, तो आपको वोटिंग देने का अधिकार है। ये हमारा संविधान जो है हमें सुरक्षा देता है। संविधान हमें बताता है कि अगर आप वयस्क हैं यानी 21 ईयर्स ओल्ड है, उससे प्लस है, तो आपको वोट देने का अधिकार है। 11th में है सिंगल सिटीजनशिप। हम लोग जैसे कि बात की है कि इस देश में चूंकि एक ही नागरिकता की बात किया गया है, ऐसा नहीं कि सेंटर का अलग नागरिकता हो, राज्य की अलग नागरिकता हो। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है जिसको फॉलो किया गया है, तो हमारा सिंगल सिटीजनशिप जो कि हमारा संविधान डिफाइन करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट मतलब कह सकते हैं स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय हो गया कि जिसपे कि सरकार का मतलब दबाव उस पर नहीं बन सके। जिसका एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं सीएजी हो गया, कैग हो गया, दूसरा हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ये सब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। उसको सरकार से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती, सरकार उस पर हावी नहीं होता है। या फिर हम लोग जुडिशियरी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ये सब एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है जो कि संविधान में इंक्लूडेड है और स्वतंत्र रूप से अपना इस देश को सही दिशा में ले आने के लिए काम करती है। 13वां हो गया इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन मतलब आपातकाल। आपातकाल का 3 कंडीशन है। आर्टिकल हमारे संविधान में दिया गया है 352, 356 और 360। ये 3 तरह का आर्टिकल है जो कि हमारे देश में आपातकाल को डिफाइन करता है अलग अलग तरीका से, तो जो कि संविधान में मेंशन है। 14वां पॉइंट देखें तो 3 टियर गवर्नमेंट है। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि 3 लेयर में गवर्नमेंट बनाया गया और इसको 1992 में जब इसको संविधान संशोधन किया गया तो उसमें पंचायत और नगर पालिका ये 2 कंसेप्ट लाया गया और उसको 3 टियर में उसको गवर्नमेंट का सिस्टम को बनाया गया। तो ये हमारा जो है ये हमारा संविधान इसको भी डिफाइन करता है। ये हमारा शुरुआत में संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसमें 1992 में संविधान में संशोधन करके इसको ऐड किया गया। और 15वां है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यानी सहकारिता कह सकते हैं, सहकारी समितियां हो गई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन जो है वो कोऑपरेशन के लिए किया गया था मिलकर, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था को या फिर जो सामाजिक व्यवस्था को सुधार किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो गठन है इसको संवैधानिक दर्जा जो है 2011 में मिला, जब 97th अमेंडमेंट एक्ट जो है 97th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा मिला। तो इस तरह से हमारे इस देश का जो संविधान है उसके प्रमुख फीचर्स है, जिसके बारे में हम लोग शॉर्टकट में हम लोग एक एक चीज को समझे। तो इतने सारे पॉइंट को अगर आप समझ सकते हैं तो आप संविधान के जो मूलभूत चीज है उसको आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।